हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। बैक टू बैक सेशन आज ले रहे हैं क्वेश्चंस करने के लिए। आज कोई कॉन्सेप्ट हमने पहले भी नहीं पढ़ा सेशन नंबर 9 में, सेशन नंबर 10 में भी हम आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे, हम क्वेश्चंस को ही कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें जरूर हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो मैंने बोला भी था। So let's continue with the work. क्वेश्चन नंबर 13 तक नहीं 12 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। उम्मीद है सबको समझ में आया, उम्मीद है सबको पैटर्न भी समझ में आया कि शुरुआत के 5-6 दिन ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, और अब है कि सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही होगा एफएम में। कॉस्ट में और एफएम में ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ कॉन्सेप्ट पहले बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं, फिर ही हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि मिक्सड अप कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रहते। तो यहां पर बैक टू टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये टॉपिक हमारा एजेंडा रहेगा इस वीडियो का। अगर आपने सेल्फ कर लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो की हेल्प भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ एक छोटी सी बात है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट कुछ नया है, पी रेशियो एक नया और वर्ड आया है, वो देखेंगे। एंड बाकी तो मुझे इस क्वेश्चन, ये सितंबर 25 लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, 7 मार्क, मस्त क्वेश्चन था। 7 नंबर का क्वेश्चन 10 मिनट में आराम से हो रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस मेंटेन करते हुए 13 मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है, मई 18 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एलएम लिमिटेड। उम्मीद करता हूं सबको लिवरेज के फॉर्मूले समझ में आ गए। उम्मीद करता हूं सबको परसेंटेज चेंज एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल कैलकुलेट करना आ गया। एंड लिवरेज के फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी को नीचे ईबीआईटी की जगह कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, या फिर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी डीएफएल के केस में ईबीटी को ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट करके ब्रेक करना भी आ गया यूज। तो उसी का और आगे काम को बढ़ रहा है। द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एलएम लिमिटेड। सेल्स दे रखी है, इंटरेस्ट पर एनम दे ही रखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी एक आ जाए, दूसरा आ जाएगा फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगा। डीसीएल दे रखा है, कंबाइंड लिवरेज दे रखा है, डीसीएल है, डीओएल है, तो डीएफएल भी आ सकता है। इंटरेस्ट ऑलरेडी है तो ईबीआईटी आ जाएगा, क्योंकि डीएफएल इज इक्वल ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट गिवन है, डीएफएल निकाल लिया तो ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी आएगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा तो पूरा इनकम स्टेटमेंट बन गया। टैक्स है नहीं, आपको बोला डीएफएल निकालिए, फिक्स कॉस्ट निकालिए, पीवी रेशियो निकालिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो यानी पूरा क्वेश्चन रिवर्स चलाना था और कुछ भी नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है जी हमें दे रखा है, देखें क्या क्या वैल्यूज लिख देते हैं। पहले हमें दे रखी है सेल्स 100 लाख रुपीस, हमें दे रखा है इंटरेस्ट 10 लाख रुपीस, हमें दे रखा है डीओएल 1.2, डीसीएल 2.16, हमें पूछा एक तो डीएफएल, हमें बोला है फिक्स कॉस्ट, और हमें मांगा है पीवी रेशियो। 3 चीजें मांगी है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं, कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे डीओएल डीसीएल है फर्स्ट पार्ट, डीएफएल इज इक्वल्स टू डीसीएल, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, अपॉन डीओएल मल्टीप्लाई करते हैं, डीओएल डीएफएल मल्टीप्लाई करते हैं तो डीसीएल, तो डीसीएल को डिवाइड कर दीजिए डीओएल से, तो इट इज 2.16 ओवर 1.2 इज इक्वल्स टू 1.8। तो डीएफएल आ गया हमारे पास में। सेकेंड, डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। मान के चलते प्रेफरेंस नहीं है तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1.80।
Therefore EBIT equals to 1.80 multiplied by EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10 लाख रुपीस मल्टीप्लाई हुआ तो 0.8 EBIT अपॉन इज इक्वल्स टू 18 लाख रुपीस. Therefore EBIT is equals to 18 lakh divided by 0.8 equals to 22,50,000. ये आ गया जी EBIT. हमें मांगा था फिक्स कॉस्ट, अभी नहीं आया कंट्रीब्यूशन. हमें अभी DOL को यूज करना पड़ेगा. DOL is equals to contribution upon EBIT which is given as 1.2. Therefore EBIT is equals, therefore contribution is equals to, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 22,50,000. अभी ऊपर निकाला हमने EBIT मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इक्वल्स टू 27 लाख. तो अगर ये 27 लाख है, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT. तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो EBIT माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, which is 27 lakh minus 22,50,000 gives us कितना हो गया 23 लाख और 4.5 लाख रुपए. थर्ड पार्ट हमें मांगा गया था पीवी रेशियो. पीवी रेशियो में तो कोई मेहनत ही ना करनी थी, आपको फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन फिक्स सेल्स. फिक्स कॉस्ट कहां गए, वो तो DOL हो गया. इज इक्वल्स टू, फिक्स कॉस्ट नहीं लेना, वो DOL हो जाएगा. इज इक्वल्स टू 27 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख इनटू 100 इज इक्वल्स टू 27%. खत्म हो गया जी क्वेश्चन. आंसर्स मैच कर लेते हैं. इतना सही क्वेश्चन था और इतना ही टाइम लगता है. लिवरेज में टाइम बचेगा तो कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर के बड़े क्वेश्चन हो पाएंगे. और SM में भी थ्योरी लिखने में हमें जो एक्स्ट्रा समय लगेगा वो काम हो पाएगा. 1.8 डन, 4.5 done and 27 done. Answers match. Let's go for question number 14. Question number 14. देखें क्या बोलता है. हमें बोला गया द फॉलोइंग, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तो 18 मिनट का समय लगने वाला है, ऐसा देखते हैं. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर SS लिमिटेड. एक तो दिया PV रेशियो 30%. ओके. हमें दिया है DOL 2 टाइम्स, DFL 1.5 टाइम. हमें और दे रखा लोन डेट 1,25,000, बड़ा ऑड सा अमाउंट है. फिर एक टर्म दिया है पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 5.60%. यही कॉन्सेप्ट अब हमें सीखना है. साथ में दे रखी है टैक्स रेट 30%. दो डेटा और दिया है हमें, दो डेटा और दिया है. एक तो दिया है MPS मार्केट प्राइस पर शेयर 140 रुपीस. एक दिया है PE रेशियो 10 टाइम्स. व्हाट इज PE रेशियो? रेशियो में जो हमने बेसिक रेशियो किए उसमें लास्ट में ये रेशियो देखा है, इट इज MPS अपॉन EPS. P प्राइस अर्निंग, प्राइस अपॉन अर्निंग. प्राइस इज MPS, अर्निंग इज EPS. प्राइस पर शेयर MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर MPS, अर्निंग पर शेयर EPS. तो इस रेशियो का यूटिलिटी क्या है वो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में समझेंगे, अभी तो हम सिर्फ यूज कर रहे हैं. एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट बनाना, और एक फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर के नंबर भी निकालने. ठीक है जी, ये सारा डेटा आ गया. एक तो चाहिए जी नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एक तो ये क्वेश्चन मार्क है, और एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है. इनकम स्टेटमेंट के लिए सेल्स चाहिए, ना है. VC-PV सब नहीं है, एक आ जाए तो सब आ जाएगा क्योंकि PV है हमारे पास. फिक्स कॉस्ट नहीं है पर कंट्रीब्यूशन आ जाए तो EBIT आएगा, या EBIT आएगा तो पूरा ऊपर तक बन जाएगा. DFL है EBIT अपॉन EBT, या इंटरेस्ट का लोन दे रखे, यानी इस क्वेश्चन की शुरुआत इंटरेस्ट से. मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और यहां इस वर्ड पोस्ट टैक्स को इग्नोर कर जाते. बस यही चीज सीखना था इस क्वेश्चन में, यही 10 नंबर का इंपॉर्टेंट बात था.
बात समझते हैं। अगर हमारे को कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अगर ईबीआईटी 500 रुपए है और इंटरेस्ट 1000 रुपए के डेट पे 10% 100 रुपए है, तो ईबीटी होता है हमारा 400 रुपया। उसमें टैक्स अगर लगता है लेट से 30% तो 120 और ईएटी आ जाता है 280 रुपए। एक तो जो नॉर्मल पैटर्न है, इस केस में जो इंटरेस्ट रेट आपने यूज किया है, इस केस में जो आपने इंटरेस्ट रेट यूज किया है ये है आपका प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट आपने डिडक्शन कहां किया है? टैक्स के पहले, तो इसको कह सकते हैं प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट। वैसे प्री टैक्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा टैक्स के पहले ही डिडक्ट होता है, इसलिए ये डिफॉल्ट ही होता है। क्वेश्चन ने बोला है पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट है। देखिए पोस्ट टैक्स लिखा जरूर है पर डिडक्ट तो प्री ही होगा, तो हमें इससे पोस्ट से प्री निकालना पड़ेगा। पोस्ट का इंपैक्ट समझते, पोस्ट इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट समझते हैं। अगर मैं ईबीआईटी की बात करूं 500, तो अब मैंने यहां इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है ना, प्री वाला नहीं करना है, सीधा ईबीटी पे पहुंचना है। तो ये ईबीटी विदाउट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट माइनस करूं? टैक्स तो फिक्स है 120, जिससे कि मेरा ईएटी 280 अभी भी आ जाए, यानी ये 400 होना चाहिए। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, टैक्स पहले लेस करना है हमें। टैक्स तो हमारा फिक्स है, वो तो लॉ के हिसाब से माइनस होगा 120। तो बचा कितना? पोस्ट टैक्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट विदाउट डिडक्टिंग इंटरेस्ट इज 380। अब इसमें कितना इंटरेस्ट माइनस करूं जिससे कि मेरा ये 280 आ जाए? वो तो सर 100 ही हुआ, फिर तो 100 ही हुआ। इनका ये इंटरप्रिटेशन नहीं था कि पहले भी रखो तो भी 100, पीछे भी रखो तो भी 100। इन्होंने कहना है टैक्स रेट को कांस्टेंट ही रखना है 30%। यानी जब अब आप यहां पर टैक्स डिडक्ट कर रहे हो एट द रेट 30%, तो वो 120 नहीं है, वो 1 कितना होगा? 150 होगा। तो नेट कितना बचेगा? 350। क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे जो टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है, इंटरेस्ट पे क्यों टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है? क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स के पहले चार्जेबल है, और जब इंटरेस्ट टैक्स के पहले चार्जेबल है, दो कंपनी लेते हैं यू एंड एल, यू एंड एल, यू डिनोट फॉर अनलीवर्ड, बेसिकली ये वर्ड आगे आएगा, यू फॉर अनलीवर्ड यानी जिसमें डेट नहीं है, एंड एल फॉर लीवर्ड, इसको इस तरीके से बोलते हैं लीवर्ड एंड अनलीवर्ड। दीज वर्ड शोज दैट इनकम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है या नहीं है। अगर दोनों का ईबीआईटी 200 है, एक ने इंटरेस्ट माइनस किया 50 रुपए का, किसमें होगा? लीवर्ड में माइनस होगा, तो ईबीटी हो जाता है 200 एंड 150। टैक्स अगर 30% की बात करूं तो यहां 60 माइनस होता है, यहां 45 ही होता है, ईएटी आ जाता है 140 और यहां आ जाता है 105। किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, हम उसकी बात नहीं करते, इक्विटी होल्डर को, क्योंकि भैया अनलीवर्ड में 100% इक्विटी को पैसा लगाना पड़ेगा, जबकि लीवर्ड में सिर्फ जितना पैसा डेट से आ जाएगा उसके बचा हुआ पैसा ही इक्विटी लगाना पड़ेगा। मान लो यहां इक्विटी है पूरा 1500 रुपए, क्योंकि यहां डेट है 0, ये था 10% ऑन डेट 500, तो यहां 500 तो डेट से आ गया, तो बचा कितना? 1000 ही लगाना पड़ा। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहां पर भी 1500, तभी कंपनियां बराबर कहलाएगी। ये 1500 होगी, ये भी 1500 होगी, तो ही दोनों के एसेट्स बराबर होंगे, तो ही दोनों का सेल्स बराबर होगा, क्योंकि एसेट्स बराबर है तो प्रोडक्शन बराबर, प्रोडक्शन बराबर तो सेल्स, वीसी, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट तक सब बराबर होगा, ईबीआईटी तक सब बराबर होगा। नीचे का खेल डिपेंड करेगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है या फिर नहीं है।
अब सवाल यह है कि मेरा प्री टैक्स तो 50 रुपीज पे हो रहा है, प्री टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है? 50 रुपीज आ रही है। विजिबल है 50 रुपीज का, यहां डिडक्शन ज्यादा है, पर पोस्ट टैक्स मुझे इफेक्टिव कितना पड़ रहा है? पोस्ट टैक्स मुझे इफेक्टिव कितना पड़ रहा है? ये टॉपिक बहुत आगे तक काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। पोस्ट टैक्स अगर दोनों के रिटर्न वाइज बात करूं तो 35 का ही डिडक्शन हुआ इक्विटी होल्डर को, जहां अनलीवर्ड में 140 मिल रहे, वहां लीवर्ड में 105 ही मिल रहे। तो नेट नेट इक्विटी होल्डर की इनकम कितने से कम हुई? 35 रुपीज से। ऐसा क्यों हो गया? 50 का ऊपर माइनस किया था, नीचे आते आते 35 ही क्यों रह गया? 15 बीच में और कहां से आ गया वापस? बीच में तो एक ही आइटम था, टैक्स। तो क्या गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए? गवर्नमेंट पैसे नहीं देता, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स में सेविंग्स देता है कि भैया आप टैक्स कम भरना। क्यों टैक्स कम भरना? क्योंकि हम आपको अलाउ करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में कि आप इंटरेस्ट को पहले माइनस कर सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ किया इन्होंने कि आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट को पहले माइनस कर सकते हो। चार्जेबल एक्सपेंस बोलते हैं वो इसको, क्या आप इसको चार्जेबल एक्सपेंस मान के ऊपर माइनस कर सकते हो, जिसके कारण यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रह गया? 50 रुपीज का। और इस 50 के कारण आपको यहां पर बेनिफिट मिल गया 15 रुपए का टैक्स में बेनिफिट मिल गया। जहां अनलीवर्ड को 60 भरना पड़ा, वहां लीवर्ड को 45 ही भरना पड़ा। इसको बोलते हैं टैक्स शील्ड ड्यू टू इंटरेस्ट कॉस्ट। कितनी मिली? 15 की। तो पोस्ट टैक्स, टैक्स के बाद इफेक्टिवली 50 पे किया, 15 की सेविंग हो गई। नेट नेट कितनी कॉस्ट हुई? नेट या पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट इज इक्वल्स टू 35 रुपए। ये आउटफ्लो था, ये इनफ्लो था, तो ये नेट आउटफ्लो आ गया, नेट आउटफ्लो। या इसको कई बार इसे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स शील्ड। इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स शील्ड या पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पड़ी? 35 रुपए पड़ी। देने को हम 50 दे रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव 35 ही कॉस्ट पड़ रही है। इक्विटी होल्डर को जहां 140 मिलना था, वहां 105 ही मिल रहा है, 35 का ही लॉस हो रहा है। क्यों मिला? क्योंकि अपने को टैक्स का एडवांटेज मिला। क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, टैक्स वाला बोलता है पहले इंटरेस्ट माइनस करो, बचे हुए पे ही टैक्स देना, जिसके कारण टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया। टैक्सेबल प्रॉफिट जहां 200 था अनलीवर्ड का, वहां 150 ही रह गया। उसके कारण हमें 15 रुपए की छूट मिल गई, टैक्स कम पे करना पड़ा। अब इसको अगर फॉर्मूले वाइज बात करूं, पोस्ट टैक्स की बात करूं, तो आई कैन से दैट के इन पोस्ट टैक्स interest cost is equals to 35, which is equals to 50 minus 15, which is equals to 50 minus 50 into 30%। ऐसा भी तो लिख सकते हैं। 50 पे ही तो 30% की छूट मिली है, क्योंकि प्रॉफिट 50 कम था, इंटू 30 कम करना पड़ा, उस 50 पे 15 का छूट मिला। आई कैन से 51 minus 0.30। This is my post-tax interest cost. What is 50? That was for pre-tax. I can say post-tax interest cost amount में is equals to pre-tax interest cost 1 minus tax rate। फॉर्मूला बन गया जी। तो अब आप पोस्ट टैक्स से प्री टैक्स और प्री टैक्स से पोस्ट टैक्स निकाल सकते हैं। या अगर रेट की बात करूं तो दोनों साइड को डेट से डिवाइड कर दीजिए। दिस विल बिकम पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अब हमने रेट बदल दी, अमाउंट की जगह रेट पे आ गए। यहां इस क्वेश्चन ने पोस्ट टैक्स ही दे रखा था, तो अगर आपको प्री टैक्स की जगह पोस्ट टैक्स यूज करना है तो आपको क्या यूज करना चाहिए था? हमारे एग्जांपल में 10% था, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.3, यानी अपने को क्या यूज करना चाहिए? 7%।
तो अब यहां पर आपको इंटरेस्ट कितना माइनस करना है, अगर टैक्स के बाद आप माइनस कर रहे हो तो, क्योंकि टैक्स में आपने इफेक्ट ले लिया। 1000 इंटू 7%, 70 रुपए। अगर आप यहां 70 माइनस करते हैं, 350 में से 70 माइनस करिए, 280 यहां पर भी आ रहा है, 280 यहां पर भी। कहने का पर्पस ये है कि जो टैक्स की इंटरेस्ट की रेट आपको प्री टैक्स दिख रही है, वो इफेक्टिवली वो कॉस्ट नहीं होती, टैक्स की सेविंग के कारण पोस्ट टैक्स वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इस क्वेश्चन में भी हमें 5.6 दे रखा था, जो कि पोस्ट टैक्स था। तो पहले इसको, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल फॉर्मेट से बनाना है, ब्लू वाले फॉर्मेट से बनाना है, रेड वाले की जगह, जो कि बनाने को बोला भी गया है, तो पहले इस पोस्ट टैक्स से अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ये 70 वाला रेट दे रखा है, तो इस 70 वाले से अपने को इस 100 वाले रेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, प्री टैक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज कर देंगे, यही हमारे गोल्डन फॉर्मूले बन गए भाई, गोल्डन रूल बन गए। कैसे करेंगे, प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन में चला जाएगा, which is equals to 5.60% upon 1 minus 0.3, that is equals to 8% per annum। ये है जी हमारे क्वेश्चन की एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। बस इस ट्रिक के 10 नंबर थे वो, एक तरीके से छोटा सा कॉन्सेप्ट, होपफुली सबको समझ में आया। लीवर्ड अनलीवर्ड किस तरीके से पोस्ट टैक्स प्री टैक्स में कन्वर्ट हुआ, और भी आगे काम आएगा हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तब वापस से इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में ये एक ही क्वेश्चन में था, यहां हमने कंप्लीट किया। अदरवाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब हम कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, KD करके एक सिंबल होगा, वो कैलकुलेट करेंगे, वापस सीखेंगे इसको। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आएगा, वहां पर भी वापस सीखेंगे। बार बार सीखना ही पड़ता है, फेस टू फेस क्लास में जब भी पढ़ाया, बार बार सिखाना ही पड़ा है। अभी तो समझ में आया कि जी 10% जो पहले लग रही थी टैक्स के बाद, उस पर 10 पे अगर 10% इंटरेस्ट लगाओगे तो प्रॉफिट 10 कम हो जाएगा, तो उस पर टैक्स 3 रुपए कम होगा, तो नेट कॉस्ट तो 7 ही पड़ेगी। तो दिस 5.6 इज इक्वल्स टू 70%, तो 100 के बराबर कितना होगा, दैट विल बी योर 8%। आई होप सबको क्लियर हुआ। इनकम स्टेटमेंट शुरू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, पहले तो डेट का इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी हो गई, इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू 1,25,000 इंटू 8% इज इक्वल्स टू 10,000 रुपए। एक बार ये आ गया इंटरेस्ट, अब तो हमारे को DFL मिला दो भाई। DFL 1.5 दे ही रखा है, DFL 1.5, DOL 2 दे रखा है, सारी चीजें आ गई। DFL इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1.2। 1.2 ये था ना, हाँ 1.5 है भाई, 1.2 नहीं है, 1.5 1.5। तो 1.5 EBIT माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू EBIT। अब सारी चीजें सॉल्व होती चल जाएगी पिछले क्वेश्चन की तरह। EBIT 0.5 EBIT is equals to 10,000, therefore EBIT is equals to 20,000। नेक्स्ट हमारे को दे रखा DOL, फर्स्ट पॉइंटर, सेकेंड पॉइंटर, थर्ड पॉइंटर वर्किंग नोट्स, फोर्थ पॉइंटर वर्किंग नोट में कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT कितना दे रखा है जी हमारे को, 2 टाइम्स is equals to 2, therefore contribution is equals to 2 multiplied by 20,000 equals to 40,000। लो जी, हमें और क्या दे रखा है, हमें एक PV रेशियो दे रखा है 30%। फिफ्थ, PV is equals to contribution upon sales into 100 is equals to 30%, therefore sales is equals to 40,000 divided by 30%। बड़ा और सा नंबर जाने वाला है क्या, 40,000 डिवाइड बाय 30%, 1,33,000।
कुछ मिस्टेक तो नहीं कर गए? गलत किया क्या भाई हमने? 1.5 0.5 10,000, यहां तक तो ठीक ही था। 0.5 20,000 हो गया। DOL हो गया हमारा 5.6 डिवाइडेड बाय 0.7, 8% इंटू 1,25,000, 10,000, ये भी ठीक है। तो EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1.5, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ EBIT माइनस 10,000 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू EBIT। अरे यार ये गलती कर गए, ये गलती होती भी है, जनरल स्टूडेंट की होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई सही नहीं किया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई में पूरे ब्रैकेट 10,000 को एज इट इज लिख दिया, होना क्या चाहिए था 15,000, होना क्या चाहिए था 15,000। वन पॉइंट फाइव इंटू 10,000 तो ये हो जाएगा आपका 30,000। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 30,000 गिव्स अस 60,000। 60,000 से डिवाइड हुआ, दिस गिव्स अस 2 लाख। आई थिंक छोटी सी गलती, पूरा क्वेश्चन में 0 मिल जाता, सिर्फ 1 नंबर मिलता इंटरेस्ट की रेट निकालने का। सेल्स आ गया जी, अब इनकम स्टेटमेंट बना दीजिए फटाफट। इनकम स्टेटमेंट इज, यहां से शुरू हुआ, सेल्स 2 लाख लेस VC 70%, 140, कंट्रीब्यूशन 30% 60,000, लेस फिक्स कॉस्ट पता नहीं, तो EBIT विच इज इक्वल्स टू पहले ही निकाला हुआ है 30,000, तो ये आ गया जी 30,000। और आप देख सकते हो 60,000 वैसे पता चल जाता है क्योंकि जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो मैच नहीं होते। DOL कैलकुलेट करिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 60 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल्स टू 2 मैच हो रहा है। माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10,000, तो EBT इज इक्वल्स टू 20,000। आप चेक करिए DFL DBIT अपॉन EBT 30 अपॉन 20 1.5, ये भी मैच हुआ। टैक्स दे रखा है 30%, तो 5.6 कहां काम आएगा, कहीं काम नहीं आएगा। टैक्स के बाद माइनस करते तो 5.6 करते, टैक्स के पहले तो 8% ही माइनस होगा। 1,25,000 पे मच 6,000, ये हो गया जी हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना, 1,60,000, 6,000 माइनस कर दिया तो 14,000 है। अब हमें बोला गया है कि जी नंबर ऑफ शेयर भी निकालो, यहां काम आएगा EPS और MPS। पार्ट 2, P रेशियो इज इक्वल्स टू MPS अपॉन EPS is equals to 10 times. So EPS is equals to MPS which is 140 given divided by this is 14 rupees. 14 रुपए का EPS है। EPS का फॉर्मूला क्या होता है, EPS is equals to earning available for equity shareholder, earnings available for equity shareholders डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अब हमारे पास ये है, EPS ऑलरेडी है, अर्निंग्स कितना था हमारा 14,000, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग नॉट होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर तो नंबर ऑफ पर्सन होंगे, वो हमें कैसे पता होगा, एक आदमी 2 भी रख सकता है शेयर। आउटस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू 14,000 डिवाइडेड बाय 14 रुपीज, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, EPS नीचे, नंबर ऑफ शेयर लेफ्ट साइड में, 1,000 शेयर्स। इसी के साथ हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन का भी 1,000 शेयर्स का EAT मैच हो गया, सेल्स मैच हो गया।
तो छोटी सी गलती कर गए थे हम जरूर, पर हमारा वो गलती हमें पता भी चल गई, और नहीं तो हमें आगे इनकम स्टेटमेंट में भी पता चल जाती। उम्मीद है प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया सबको समझ में आया। पी रेशियो कुछ नया था। पी रेशियो का यूटिलिटी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में और डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर 3rd 4th चैप्टर में हम करेंगे, उसमें डिटेल में करेंगे। इसको आज यहाँ पर छोड़ेंगे, पी रेशियो को यूज करके छोड़ देंगे। हमने रेशियो में भी लास्ट में इसको सिर्फ एक लिखा था कि ये रेशियो याद रखिएगा, प्राइस अर्निंग, एमपीएस ईपीएस, एमपीएस ऊपर ईपीएस नीचे, यूटिलिटी बाद में। ये कंपैरिजन करने का काम आता है कि शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, शेयर के भाव अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। एग्जाम्पल, एक एडटेक फर्म कल लिस्ट हुई है, और जो लिस्टिंग का रेट है और जो पीयर्स की लिस्ट, जो लिस्टेड पीयर्स के पी रेशियो, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है वैल्यूएशन में। तो ऐसी ही कुछ चीजें डिस्कस होगी लाइव जब सेशन करेंगे उसके अंदर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस बार एग्जाम का क्वेश्चन था, सितंबर 25, क्वेश्चन नंबर 15। Messrs KRY Limited is a mid-sized company engaged in manufacture and sale of electric equipment. कहानी है, the capital structure is as follow. Capital structure दिया, एक तो 12,500 शेयर 100 का एक है, 12,500 शेयर 100 के एक 12 लाख, 12.5 लाख डेट है। पर एक दो डेट है, डेट 1 एंड डेट 2, ठीक है, दो अलग अलग इंटरेस्ट होंगे क्योंकि दोनों की रेट्स भी अलग है। पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना ही है बोला है अमाउंट सी पार्ट में। फिर हमें दिया है सेल्स दिया है, ओके, पीवी रेशियो ऑफ वीसी कंट्रीब्यूशन आ गया, ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन आ गया, तो ईबीआईटी आ गया, फिक्स कॉस्ट सेल से लेके ईबीआईटी तक पूरा डन। डीसीएल है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, डीसीएल कंट्रीब्यूशन है तो ईबीटी आ गया। ईबीआईटी हम पहले ही निकाल चुके, ईबीटी आ गया, बीच में इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हुआ हुआ 6%, 3,50,00,000 बचा हुआ इंटरेस्ट इसका एक्स मान के सॉल्व हो जाएगा, उस रेट निकाल डिवाइड करेंगे तो लोन का अमाउंट आ जाएगा। एक्स माइनस करेंगे तो ईएटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे ईपीएस, पी रेशियो है तो एमपीएस। पूछा क्या है, ईबीआईटी निकालो, फिक्स कॉस्ट निकालो, बैंक का लोन और उसका इंटरेस्ट निकालो, ईपीएस निकालो, एमपीएस निकालो, सिर्फ एक इनकम स्टेटमेंट बनाना। इनकम स्टेटमेंट बनाइए, सारी चीजें सॉल्व ही है। सबसे पहले 7 नंबर का क्वेश्चन, बस इतना सही क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट से ही शुरू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स दे रखा है 75 लाख, लेस वीसी एट द रेट 60%। कहां से लाए 60%? क्योंकि कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो दे रखा है 40%, तो वो हो गया 60-40। दिस इज इक्वल्स टू 75 लाख का 60% कितना होता है 45। तो 45 लाख माइनस करते हैं, 30 लाख बच जाते हैं कंट्रीब्यूशन, माइनस होगा फिक्स कॉस्ट तो आएगा ईबीआईटी, माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन डेट 1 कितना 6% 50 लाख पे, ये तो हो गया 3 लाख। जो फिगर पता है वो तो लिख ही दे। दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन डेट 2, वो पता नहीं, माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा ईबीटी, लेस टैक्स एट द रेट, कहां गया टैक्स रेट 30%, ईएटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस है नहीं तो सीधा इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे 12,500। दिस इज माय ईपीएस। पीई रेशियो है, पी रेशियो इज एमपीएस अपॉन ईपीएस, एमपीएस निकालना तो ईपीएस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो कितना दे रखा है 8 टाइम, दिस विल गिव अस एमपीएस। सबसे पहला पार्ट ईबीआईटी पूछा है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड फिक्स कॉस्ट पूछा है, सेकेंड पार्ट। थर्ड डेट का अमाउंट और इंटरेस्ट पूछा है, थर्ड पार्ट। फोर्थ ईपीएस पूछा है, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ एमपीएस पूछा है, सब कुछ। एक डेटा और मिला हुआ है, दो डेटा और मिला हुआ है, डीओएल और डीएफएल। डीओएल 2.4, डीएफएल 3.84।
यहां से शुरू होगा DOL 2.4 और DCL नॉट DFL 3.84, सब कुछ आ गया। फटाफट क्वेश्चन लेते हैं, क्विकली कंप्लीट हो जाना चाहिए। DOL है, DOL इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन 30 लाख है हमारे पास में। वर्किंग नोट 1, DOL is equals to contribution upon EBIT is equals to 2.4. Therefore EBIT क्रॉस मल्टीप्लाई गए 30 lakhs contribution पता है हमें, डिवाइड बाय 2.4, 30 lakhs डिवाइड बाय 2.4, 12,50,000, 12,50,000 लीजिए। वर्किंग नोट 2, DCL कंट्रीब्यूशन, DFL की जरूरत ही नहीं है, पूछा होता तो ले यूज करते हैं, सीधा EBT यूज कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन और लास्ट वाला टर्म EBT 3.84, छोटा वाला फॉर्मूला जनरली यूज कम ही होता है। Therefore EBT is equals to, आप DFL से भी करते तो यहीं तक पहुंचते, 30 lakhs डिवाइड बाय 3.84, 781,250 गंदा सा फिगर है, 781,250 फिगर्स भर देते हैं। 12.5 लाख। वर्किंग नोट 1, तो ये हो गया 17.5 लाख। बैलेंसिंग फिगर 1, EBT इज 7,81,000, गंदा सा फिगर था, 250। वर्किंग नोट 2, बाकी के फिगर्स इंटू 30%, 234,375 माइनस इक्वल्स टू 546,875 डिवाइड बाय 12,500, 43.75 मल्टीप्लाई 8, 350। ये तो हो गई, बीच के वैल्यूज कहाँ हैं, बस एक इंटरेस्ट ऑन डेट बाकी है, इंटरेस्ट ऑन डेट 2 और उसका अमाउंट भी, क्योंकि इसकी रेट दे रखी थी 8% शायद। तो पहले तो इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट करते हैं तो EBT आता है, तो EBIT में से EBT माइनस कर दीजिए, 12.5 लाख माइनस 781,250, तो बचा कितना जी, 12.5 लाख माइनस 781,250 इक्वल्स टू 468,750। बस दोनों इंटरेस्ट है, एक है इंटरेस्ट किस पे था, एक इंटरेस्ट हमें दे रखा है डिबेंचर पे और एक दे रखा है TL पे, तो ये तो फिक्स ही था 3,50,00,000 पे 6%, तो ये बैलेंसिंग फिगर हुआ 168,750 बैलेंसिंग फिगर। यहां रेट दे रखी है 8%, यही आंसर भी था 168,750। तो हमारा इंटरेस्ट डेट का अमाउंट, TL का अमाउंट कितना हो गया, इंटरेस्ट PRT, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, तो R इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, T तो 1 ईयर ही है, अपॉन प्रिंसिपल, नहीं इंटरेस्ट रेट, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो P इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, 1,68,750 डिवाइड बाय 8% इक्वल्स टू, गंदा सा फिगर, डेट का TL का 21,09,375। डन डन, सारी चीजें मैच हो गई, 168,750 ऊपर फिल कर देते हैं, 168,750। वर्किंग नोट नंबर 3 सब कुछ आ गया। इसी के साथ 7 नंबर का ये सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। 7 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। होपफुली सबको समझ में आया। छोटा सा क्वेश्चन था, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ट्रिक भी ऐसे कोई बहुत खास नहीं थी, बस 2 तरीके के डेट दे रखे थे। तो यहां क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में और आगे बढ़ाएंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, 15 के बाद में 16 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट।
ये एक सेशन में ले लेंगे, पूरे 3 क्वेश्चन है, एंड देन उसके बाद एमओएस अगला सेशन। तो अब हम हर सेशन में एक कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। थोड़ा लंबा भी रहेगा क्योंकि फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। 5-6 दिन हमने कॉन्सेप्ट कर लिए, फिर 3-4 दिन अब हमने क्लासेस में क्लास क्वेश्चंस भी कर लिए। हाँ, आज आपका प्रैक्टिस असाइनमेंट बहुत है। प्रैक्टिस बहुत तो क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले सेशन में दे चुका हूं। 5th इज योर क्लास प्रैक्टिस असाइनमेंट, 6 मिसिंग फिगर का ही है, 8th भी मिसिंग फिगर का है, डीओएल डीसीएल दे रखा है, बाकी सब चीजें हो जाएगी। एंड 8th 7th हो गया, 8th यहां तक आपको करने हैं। इसके बाद के क्वेश्चन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हो जाएंगे, तो वो हम ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब कर लेंगे उसके बाद देंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। सिंपल से एक केस सिनेरियो वो भी क्लास में ही लेंगे, 9 और 10 वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद के ही क्वेश्चन। तो होपफुली एवरीवन अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक ऑफ नॉर्मल क्वेश्चंस किए हमने आज तो और कुछ किया भी नहीं है। तो those who are having any doubt till question number 8 in practice assignment feel free to connect। और नेक्स्ट सेशन में लेते हैं बढ़िया कॉन्सेप्ट, ब्रेक इवन पॉइंट लिवरेज कर चुके हैं, ब्रेक इवन पॉइंट अच्छे से करेंगे क्योंकि कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ये काम आने वाला ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट आगे तो ऑफ कोर्स हमारे एफएम में तो काम आएगा, वहां मार्जिनल कॉस्टिंग में भी एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों कॉस्टिंग के भी टॉपिक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के। तो दोनों टॉपिक जो हम अभी करने वाले हैं एज इट इज कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में काम आ जाएंगे, तो अच्छे से करेंगे, पूरा डिटेल डेरिवेशन करके क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं और प्रैक्टिस असाइनमेंट करते रहिए और अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।